बच्चों, अगर लास्ट क्लास से कोई भी डाउट है तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे वो डाउट पूछ सकते हो, या अगर आपको पूछना है डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब क्या होते हैं ये बताया था। और मैंने आपको बताया था कि सॉरी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, और उसमें बताया था कि किस तरह से यहाँ पर चेन इनिशिएट होती है, फिर वो प्रोपोगेट होती है, फिर वो टर्मिनेट होती है। तो फ्री रेडिकल बना, फिर दूसरा फ्री रेडिकल जो है वो किसी दूसरे फ्री रेडिकल को उसने बनाया। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज मैं फिर इसी पार्ट को और आगे आपको बताता हूँ कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि ब्रोमिनेशन जो है वो सिमिलर वे में अकर होता है। जैसे मैंने कहा था कि CH4 है, और अगर आप Br2 ले लो तो प्रोडक्ट जो आपको ऐसे मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी आपको जैसे CH3Cl बन रहा था तो CH3Br और HBr नाम का प्रोडक्ट आपको देगा। तो इतना आप लोगों ने ये इतना स्टडी कर लिया था। और मैंने बताया था कि इन केस ऑफ अगर इन केस ऑफ आपने फ्लोरीन ले लिया, तो मैंने कहा था कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हम लोग लैब में नहीं कराते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लैब में नहीं कराते हैं, नॉट डन इन लैब, इसको हम लोग लैब में नहीं कराते हैं। इसका रीजन क्या मैंने आपको बताया था कि ये लैब में क्यों नहीं होता है। ठीक है, नॉट डन इन लैब, ठीक है, नॉट डन इन लैब। रीजन मैंने आपको बताया था कि दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिस वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको थर्ड पॉइंट ये बताया था, मतलब कि जो CH4 को अगर आप आयोडीन से रिएक्ट कराओ, तो इसको हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में कि अगर आप इसको आयोडीन से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा। तो अब हमारे पास CH3I और HI नाम का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें HI, तो ये रिएक्शन भी हो नहीं पाती है, ये रिएक्शन भी नहीं हो पाती है। मतलब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन सेम वे में अकर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रिएक्शन भी हमारे पास नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास HI बना इस वजह से नहीं हो पाती है। HI क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम क्या होगा, रिड्यूस करना, मतलब सामने वाले को जो है ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा करके ये जो है इसको मतलब सामने वाले का रिडक्शन करा देगा, सॉरी, ये सामने वाले का रिडक्शन करा देगा और रिएक्शन को वापस पहुंचा देगा। मतलब आयोडीन को वापस ले लेगा और सामने वाले को H पकड़ा देगा कि भाई तुम अपना H अपने पास रखो। CH3 से कहेगा तुम अपना H अपने पास रखो, और I2 बना करके दे देगा। तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, बच्चों जितने लोग क्लास में अभी ये एंटर हो रहे हैं, बेटा आप लोग टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करें, 7:20 पर आप एग्जैक्ट आ जाया करें। ठीक है, उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और तो आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आए, जिस टाइम पर क्लास चल रही है। सारे लोग, और सारे लोग रेगुलर क्लासेस लो। और जितना मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको सच में आपकी ऑर्गेनिक सॉलिड करना है तो बस आप इतना काम कर लीजिए कि मेरी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, जैसे अभी आज मैंने 7:20 पे क्लास स्टार्ट की, तो उससे जस्ट पहले 20 मिनट पहले जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई हुई है, वो लेक्चर को आप एक बार 2x स्पीड करके देख लिया करो। आप उसको 2x स्पीड करके देख लिया करो, फिर आपको लेक्चर लेने में और मजा आएगा, और चीजें आपको याद हो जाएंगी। बेसिकली ऑर्गेनिक पूरी थियोरटिकल चीज है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो छोटे छोटे लॉजिक्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे मैथ्स में आप छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसी तरह से ऑर्गेनिक भी आपको अगेन एंड अगेन लर्न करना पड़ेगी, इसको बार बार चीजों को आपको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप चीजें भूल जाओगे। कि CH4+I2 वाले केस में HI रिड्यूसिंग एजेंट बनता था, तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता था। दैट्स वाई इसको भी हम लोग, इस रिएक्शन को भी अकेला H
न्यू के दम पे यानी सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं करा पाते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो HNO3, अगर हम लोग बात करें तो HNO3 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो ये क्या करेगा, इस रिएक्शन में HiO3 HNO3 वगैरह आप यूज कर लो तो ये जो HI जो फॉर्म हो रहा है ये HNO3 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से I2 में कन्वर्ट होगा, बट साथ में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो यही आपस में ही रिएक्ट कर जाएगा, CH3I के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन थे Cl2 और Br2 वो सेम मेथड से सिमिलर तरीके से अकर हो जाते हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन एज वेल एज ब्रोमिनेशन। बट अगर हम लोग बात करें फ्लोरीनेशन की या आयोडीनेशन की तो यहाँ हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता। जैसे यहाँ पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं लैब लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर लैब की बात की जाए तो लैब में आप इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये लैब में नहीं होती है। आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो आयोडीनेशन में क्या हो रहा है, जैसे मैंने लिया CH4, मैंने लिया CH4 और इट इज रिएक्टिंग विथ I2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में हमें CH3I बना के तो दे रहा है बट साथ में इसने HI बना दिया। तो इस रिएक्शन में हमें एडिशनल सब्सटेंस की नीड पड़ी, दैट इज HNO3। क्यों? क्योंकि HI जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट बनता है यहाँ पर। ये जहां जहां बनेगा वहां वहां हमको किस चीज की नीड पड़ेगी? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 HiO3 वगैरह वगैरह। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए पड़ेगा ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना जा पाए इस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगी कि जब मैं आयोडीन की रिएक्शन लिख रहा हूं तो वहां पर HNO3 की नीड पड़े। या चार ऑप्शन में दे सकता है कि यहाँ पर फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है, और हमारे पास नन ऑफ द अबव, इस तरह से बोल दे कि या ऑल ऑफ देम, या इस तरह से बोल दे। तो ये क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि इनमें जो है फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन कौन से जो है वो सिमिलर मेथड है। सिमिलर मेथड हमारे पास कौन है? तो क्लोरीन और ब्रोमीन सिमिलर है। या डिसिमिलर की बात की जाए तो डिसिमिलर कौन है हमारे पास? फ्लोरीन जो है फ्लोरिनेशन वो डिसिमिलर है, ठीक है। आयोडीनेशन ऑल्सो डिसिमिलर है। क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन सिमिलर टाइप के मेथड हैं। बाकी प्रोडक्ट तो बनते हैं, CH3F भी बनता है बट वो फिर लैब में नहीं बनेगा। CH3F को अगर बनाना है तो फिर अगर सेम मेथड से बनाना है, यही मेथड आपको चाहिए कि CH4 को अगर आप रिएक्ट कराएं F2 से तो आप बिल्कुल ये रिएक्शन कराइए, बट इसको आप लैब में अवॉइड करोगे। आप कहाँ कराओगे इसको? बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप चीजें कराओगे। आप लिखोगे CH3F प्लस HF, कोई इसमें इशू नहीं है। बट याद रखना आप साथ में मेंशन कर दोगे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है ये, हाईली एक्सोथर्मिक। इसका रीजन फिर अपन कह सकते हैं कि नॉट डन इन लैब, या अवॉइड की जाती है लैब के अंदर, ठीक है, लैब में नहीं की जाती है, ठीक है। रिएक्शन हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होता है। और आयोडीनेशन के केस में, CH4 प्लस HI के केस में बेटा आपके पास CH3I बनेगा और साथ में HI। तो HI होने की वजह से यहाँ पर एक और सब्सटेंस की नीड पड़ गई, एक और सब्सटेंस की नीड पड़ गई जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो काम कर रहा है कि ये HI इसको वापस ना भेज पाए और CH3I को CH4 में कन्वर्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, फिर हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हम लोग आगे बढ़ के एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, दैट इज हम जानते हैं कि अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, अगर बात करें हम लोग रिएक्टिविटी की, तो जो हमारे पास हेलोजन परिवार है जिसमें फिर कल बाहर आई आंटी होते हैं, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एस्टाटाइन को तो अपन अवॉइड करते हैं क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो हम लोग इनको ही स्टडी में ले रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करता है, सबसे जल्दी जो रिएक्ट कर लेता है वो है फ्लोरीन।
फ्लोरीन जो है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। यानी रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा हो गई? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमारे पास हाईली रिएक्टिव कौन है? हाईली रिएक्टिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। और आप जानते हो डाउन टू द ग्रुप, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। दैट्स वाई फ्लोरीन जो है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, आप जानते हो पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। और अगर आप कंपेयर करो इसी हेलोजन फैमिली के ही मेंबर्स को, तो फ्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। क्लोरीन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये थोड़ा रिएक्टिव भी है, मतलब सम रिएक्टिव, सम मतलब कुछ रिएक्टिव हो गया, ये हमारे पास सम रिएक्टिव, ठीक है। और एज कंपैरिजन में, और ये हमारे पास ये दोनों कैसे हो गए? लेस रिएक्टिव हो गए कंपैरेटिवली, ये पीछे की लाइन में आ गए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमें देखने को मिली फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो हुआ क्या कि जब हम लोग रिएक्शन कराने पहुंचे फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो हमने ये पाया कि फ्लोरीन तो तुरंत अटैक करता है, मतलब वो वेट नहीं करता कि ऐसा हो वैसा हो, वो कोई सिचुएशन नहीं बनने देता। फ्लोरीन जो है वो तुरंत, मतलब जितना हाईली रिएक्टिव है तो लीस्ट सिलेक्टिव है, उसको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जो लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वो ये ध्यान नहीं देते सिचुएशन क्या है या नहीं, वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो लीस्ट सिलेक्टिव है। बट क्लोरीन क्या है? वेट करेगा, थोड़ा वेट करेगा। ये हमारे पास ये सम रिएक्ट भी करेगा, सम सिलेक्ट भी करेगा। ये सम रिएक्ट करेगा, सम हमारे पास सिलेक्ट भी करेगा। बट ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये बहुत कम रिएक्टिव है कंपैरेटिवली। तो ये सोच समझ के फैसला करते हैं, ये सिलेक्शन का वेट करेंगे तभी इनकी रिएक्शन हो पाएगी। तो ये हमारे पास सम सिलेक्टिव, या हम लोग कह सकते हैं कि दे आर सिलेक्टिव, नॉट सम सिलेक्टिव, दे आर सिलेक्टिव। ये हमारे पास सिलेक्टिव नेचर के हैं, ये हमारे पास सिलेक्टिव नेचर के हैं। ये चाहेंगे कि पहले एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन बन जाए जिसपे ये रिएक्ट करें। किस केस में? फ्री रेडिकल के केस में। ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम लोग जो पढ़ रहे थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अब मैंने ये बात क्यों बोली कि भाई कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी टर्म मैंने क्यों यूज किया कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव तो बहुत कम ही सिलेक्टिव नेचर का है, क्लोरीन कुछ रिएक्टिव भी है कुछ सिलेक्टिव भी है, और हमारे ब्रोमीन और आयोडीन मैंने कहा इनकी रिएक्टिविटी कम है तो ये सिलेक्टिव ज्यादा है, मोर सिलेक्टिव नेचर के हैं। तो ये बात मैंने क्यों बोली और किस पर्पज से बोली वो आप समझना यहाँ इस एग्जाम्पल में। देखो क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल ऐसा भी बन सकता है कि अकेला एक कार्बन हो, कहीं पर एक कार्बन है और वो फ्री रेडिकल बना के बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि दो कार्बन थे ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे मतलब तीन कार्बन थे और ये फ्री रेडिकल ऐसा बन गया। और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि तीन से ज्यादा, चार कार्बन है, ये फ्री रेडिकल बना। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री, ये मान लो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये अभी एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिक मेरा बेसिक पर्पस जो है वो जानने का ये है कि यहां पर अगर मैं पूछूं पहले वाले केस में कि डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल है, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग विथ अ सिंगल कार्बन। जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा उतने ही डिग्री का कहलाएगा, जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा उतने ही डिग्री का कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, आप कहोगे दो कार्बन से, इसका मतलब ये कितने डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया? 2 डिग्री का फ्री रेडिकल हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, आप बोलोगे तीन, मतलब ये कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का हो गया। याद रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हम लोगों ने स्टडी नहीं किया डीप में, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपको बोलूं तो 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर फ्री रेडिकल्स को ही कंपेयर किया जाए तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा कि 3 to 1 का ऑर्डर, यानी कि 3 डिग्री वाला जो फ्री रेडिकल है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ये तो हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर।
अब क्या होता है कि बच्चों के मन में ये बात रह जाती कि ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 to 1 का, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। अब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, जहां पर मैंने ऐसे कार्बन लिया CH3 CH2 CH3, ये एक एल्केन है। एल्केन मतलब सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ये एक एल्केन है और आप रिएक्शन करा रहे हो इसकी, फ्लोरीनेशन भी करा रहे हो, आप क्लोरीनेशन भी करा रहे हो, आप ब्रोमिनेशन भी करा रहे हो और आप आयोडिनेशन भी करा रहे हो। तो आपके माइंड में जो थॉट जाएगा वो ये जाएगा कि इस रिएक्शन में ध्यान से सुनना बात को, इस रिएक्शन में जो हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए CH3 CH2 CH2F। यहां पर आप ऐसा सोच सकते हो CH3 CH2 CH2, यहां पर Cl, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा वो CH4 वाला केस, और उसमें आपने देखा कि जब क्लोरीन जोड़ रहा था वो CH3Cl बना रहा था, तो आपने सीधे सीधे Cl जोड़ दिया। यहां पर भी आप यही करने वाले हो, आप सोचोगे यहां पर CH3 CH2 CH2 इधर आ जाए Br, और एक बार हमारे पास आयोडीन आ जाए। बट इनमें से अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, इनमें से हमारे पास, इनमें से ये दोनों आंसर, यहाँ आयोडीन लिखना था मुझे, यहाँ आयोडीन आएगा, ठीक है। इनमें से 2 आंसर रॉन्ग हैं, दीज 2 आर रॉन्ग। करेक्ट केवल ऊपर वाला है, ये अधूरा है। अब ये कैसे हुआ, अब इस चीज को हमको समझना है कि ये वाला आंसर तो सही है, ये दोनों गलत कैसे हो गए और ये अधूरा कैसे रह गया। तो उस चीज को हम लोग समझेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बेटा यहां पर फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, क्लोरीन सम रिएक्टिव सम सिलेक्टिव है, ब्रोमीन लीस्ट रिएक्टिव है और आयोडीन उससे भी लीस्ट रिएक्टिव है। तो याद रखना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि जब फ्लोरीनेशन होगा, जब फ्लोरीनेशन हो रहा होगा और आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ ले, रिएक्शन दे दे कि कोई एल्केन रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन से, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। एल्केन के नाम पे वो कुछ भी दे सकता है, कोई भी एल्केन पकड़ा सकता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, HNO ऐसे लिख दे। तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन विल अटैक ऑन दैट हाइड्रोजन, ये उस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, इसका क्या मीनिंग हुआ, ध्यान से समझना। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मान लीजिए CH3 था, CH2 था, ये CH3 था, ये आपने कंपाउंड लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पर इस कार्बन की डिग्री कितनी है, आपका आंसर होगा 2, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग विथ 2 कार्बन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कार्बन कितने डिग्री का है, आप बोलोगे 1 डिग्री का। ये कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। इन अ सिमिलर वे आप जानते हो जितने डिग्री के कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जितने डिग्री के कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उतने ही डिग्री का वो हाइड्रोजन बन जाता है। जैसे ये तीनों हाइड्रोजन के रिगार्डिंग अगर मैं पूछूं कितने डिग्री के हैं, आप बोलोगे 1 डिग्री का। वाई, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अ 1 डिग्री कार्बन। तो जितने डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, हाइड्रोजन का उतना ही डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो गया इसका, 1 डिग्री। सभी का ध्यान इधर रहे बेटा, देखो ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया। ये कितने डिग्री के हो गए हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री वाले हो गए। ये कितने डिग्री के हाइड्रोजन हो गए, ये भी 1 डिग्री के हो गए, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ 1 डिग्री ऑफ कार्बन। अब मैं अगर आपसे टोटल पूछ लूं कि भाई टोटल बताओ 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, आपका आंसर होगा 3 ये रहे, 3 ये रहे, टोटल हो गए 3 + 3 6। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री के हाइड्रोजन, आपका आंसर होगा 2। तो फ्लोरीन कहां अटैक करेगा, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे, फ्लोरीन वहां अटैक करेगा, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है। ये कुछ नहीं सोचेगा, ये देखेगा कि भाई जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तुरंत रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है।
तो वो सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचेगा, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बना देगा, वो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि 1 डिग्री वाले किसी भी हाइड्रोजन पर अटैक करके वो प्रोडक्ट बना सकता था। बट इन केस ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन की बात हम लोग बाद में करेंगे, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन और इन केस ऑफ आयोडिनेशन, आप जानते हो ये क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ये ढूंढेंगे, इनका ऑर्डर चलेगा सिलेक्शन का, क्या कि सबसे अच्छी चीज मिल जाए 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन, या फिर 2 डिग्री वाला, या फिर 1 डिग्री वाला। जैसे ये जो रिएक्शन थी CH3 CH2 CH3, ये जो एल्केन था, इस एल्केन से जब आपने 2 रिएक्शन कराई, एक तो ब्रोमिनेशन और एक आयोडिनेशन, जब आपने ब्रोमिनेशन एज वेल एज आयोडिनेशन दोनों ही कराया, तो बेटा आपने ये ध्यान लगाया कि भाई यहाँ पर 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने थे 6, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने थे 2। ब्रोमीन और आयोडीन क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे, कौन कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये अपने सिलेक्शन पे जाएंगे, और इनका सिलेक्शन का ऑर्डर क्या है 3 2 1। इन्होंने देखा 1 डिग्री अवेलेबल है, 2 डिग्री अवेलेबल है, इनके सामने दोनों अवेलेबल है, बट दे विल सिलेक्ट बेटर। वो किसको सिलेक्ट करेंगे, बेटर, यानी कि वो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएंगे, इस CH2 के H को हटाएगा, Br इधर जुड़ेगा, यानी ये सिलेक्शन के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन सिलेक्शन के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडीन। अब मैंने आपसे ये कहा था भाई, हमको ये समझ में आ गया कि फ्लोरीन अटैक करेगा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ढूंढ लेंगे, काउंट कर लेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है। तो याद रखना कि फ्लोरीन तो हमेशा 1 डिग्री पे ही करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्केन्स में 1 डिग्री के हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से फ्लोरीन जो है वो 1 डिग्री पर अटैक कर देगा। और ब्रोमीन और आयोडीन के केस में अपन ढूंढेंगे कि 3 डिग्री और 2 डिग्री वाले में से कौन हमको मिल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा 2 डिग्री अवेलेबल हो, या एक से ज्यादा 3 डिग्री अवेलेबल हो, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उस केस में भी हम लोग किसी भी फिर 2 डिग्री किसी भी 3 डिग्री वाले पे जोड़ देंगे। अगर 3 डिग्री वाले मान लो 3 अवेलेबल है, तो किसी भी 3 वाले पे जोड़ दो, कोई इशू नहीं है, किसी भी 2 वाले पे जोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बट ब्रोमीन और आयोडीन में यू हैव टू चेक के 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर ओनली 1 डिग्री है तो ब्रोमीन की मजबूरी है कि फिर वो डायरेक्टली 1 डिग्री पे ही अटैक करे, आयोडीन की भी वही मजबूरी है, वो 1 डिग्री पे अटैक करे। बट इन केस उनको 2 डिग्री या 3 दिखाई दिया, वो तुरंत उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, कौन सा 3 2 1 का, ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन डायरेक्टली अटैक करना। अब हम लोग अगर बात करें क्लोरीन की, ध्यान से समझिएगा बात को, क्लोरीन की। अब क्लोरीन के लिए मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, सिंपल सी बात आपको याद रखना है, क्लोरीन के लिए आप तुरंत आंसर कर लोगे पॉसिबल प्रोडक्ट का। अभी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा नंबर 1 दैट इज हेलो एल्केन, वहां पर अपन के पास क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, या कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, तो वहां सिचुएशन बनती है क्लोरीन वाली। एक ही सिचुएशन में आपको क्लोरीन देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए अगर ऐसा आ गया CH3 CH2 CH3, मैंने आपसे क्या कहा था अभी जब क्लोरीन वाली रिएक्शन हम लोग करा रहे थे, जब मैंने इधर पे ये आंसर लिखा था CH3 CH2 CH2, इधर मैंने Cl लिख दिया, या यहीं पर Cl लिख दिया, तो यहाँ एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो 2 डिग्री वाला भी बनेगा, CH3 CH CH2, मतलब सॉरी CH3 इधर Cl, मतलब Cl ने इस पे भी अटैक किया होगा, Cl ने इस पे भी अटैक किया होगा। ऐसा नहीं है कि 2 क्लोरीन के, एक क्लोरीन ने इस पर अटैक किया एक क्लोरीन ने इस पर अटैक किया, नहीं, ये क्लोरीन अटैक दोनों पे कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली, जिसको जहां जगह मिल रही होगी, क्योंकि आप जानते हो कि आप एक एक मॉलिक्यूल के साथ खेल रहे हो, वहां तो करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्शन में। तो क्लोरीन विल अटैक ऑन बोथ 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री, और अगर उसको 3 डिग्री वाला दिखता तो वो उस पर भी अटैक करता और प्रोडक्ट बनाता। अब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, उस दिन बात हो रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, मेजर कौन बनेगा माइनर कौन बनेगा, यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन रेज हो गई होगा कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ध्यान रखना कि आपको एक सिंपल सी बात याद रखना है, ओनली फॉर क्लोरीन दैट इज 3 to 1 के लिए जो रेशियो होता है
3:1 के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 5, 3.8 और 1। ये 3 टर्म्स आपको याद रखना पड़ेंगे। अब आपको लग गया होगा अब इधर से देख करके कि चीजें आपको याद करना ही पड़ेंगी। और अगर आप अभी से चीजें याद करना स्टार्ट कर दो, एक अपना एम बना लो कि डेली हमें वन आवर ऑर्गेनिक में देना है, ठीक है, तो अराउंड आप लगभग 7 से 8 दिन में पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लोगे। लगभग 8 या 10 दिन मान लो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पूरी ऑर्गेनिक आप कंप्लीट कर ले जाओगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन एज वेल एज एल्कोहल फिनॉल ईथर। बट चीजें आपको प्रिपेयर्ड करना पड़ेंगी। और बेस्ट तरीका क्या है कि जब मैं 7:20 पे क्लास लेता हूं तो उससे जस्ट पहले आप मेरा जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग इसकी, तो इसी को आप रिपीट देख लिया करें, ठीक है। इसी को आप रिपीट देख लिया करें, 7 बजे ही आप बैठ जाएं, देखें और तुरंत क्लास ज्वाइन करें। और टाइम मत लगाया करो आने में। अब ध्यान से समझो कि ये जो क्लोरीन के लिए मैंने लिखा 5, 3.8 और ये 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये हमारे पास क्या है। तो बेटा याद रखना कि दे आर द रेशियो। अब ये रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग रेशियो। बट ये है क्या, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो, वी हैव CH3, CH2 और ये CH3। यहाँ पर जो क्लोरीनेशन हो रहा, मैंने कहा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बिल्कुल, CH3 CH2 और ये CH2Cl और यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर सॉरी CH2 नहीं CH ओनली, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लग गया Cl। अब ये जो 2 प्रोडक्ट बने, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन कितना बना होगा। तो मैं इसके लिए परसेंटेज निकालूंगा। और परसेंटेज के लिए मुझे ये रेशियो लर्न करना पड़ेगा कि 3:1 के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 5, 3.8 और 1। ये रेशियो आपको याद ही करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले, आपका तुरंत आंसर आएगा 6। 3 ये रहे, 3 ये रहे। 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर 2, अभी अभी कैलकुलेट करके बैठे अपन कि ये हमारे पास 2 ये हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछूं इनका रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 का रेशियो है, 1 डिग्री वाले का रेशियो है 1, और 2 डिग्री वाले के लिए मैंने कितना लिखा 3.8। तो मैं अगर इनका प्रोपोर्शन निकालूं, प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं समझना, प्रोपोर्शन यानी कि कौन कितना बनने की कैपेबिलिटी रखता है। तो प्रोपोर्शन हमारे पास 1 डिग्री के लिए मैं कहूंगा कि 6 तो वो थे, किस रेशियो में जा रहे थे 1 वाले, यानी 6 प्रोपोर्शन में। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो 2 डिग्री वाले थे कितने क्वांटिटी में, आप बोलोगे सर 2, डायरेक्टली लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेशियो कितना चल रहा है 3.8 चल रहा है, ये हो जाएगा 7.6 बच्चों। अब जब आपने इतना काम कर लिया, समझ लो आपने आधे से ज्यादा जंग जीत ली। आपको पहले क्या चेक करना है कि 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, या 3 डिग्री भी अवेलेबल है उसको भी लिख लो। जैसे ही आप लिखो फिर निकालो प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए क्या करना है बच्चा, आपको आपको जितना डिग्री का, जैसे 1 डिग्री का है, जितनी क्वांटिटी है उसके उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिग्री वाले जैसे 2 थे, 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3.8। अगर 3 डिग्री होता तो उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते। जब आप इतना निकाल लो, फिर आप सीधे सीधे निकालोगे परसेंटेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे 2 डिग्री वाले का आपको निकालना है परसेंटेज, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ टोटल अगर मैं इन दोनों का करूं 6 और 7.6 का, तो वो आएगा 13.6। दोनों को ऐड किया, ऐड कर दिया मैंने। मैं जानता हूं परसेंटेज निकालने का एक बेसिक फंडा, क्या जानता हूं कि परसेंटेज अगर निकालना है तो न्यूमरेटर वो टर्म रहेगा जिसका निकालना है। जैसे 2 डिग्री का निकाल रहा है तो न्यूमरेटर क्या हो गया 7.6 अपॉन टोटल, अपॉन टोटल कितना आया 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही। जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास एक आंसर निकल आएगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, तो अगर मैं 1 डिग्री का पूछूं कि कितना परसेंटेज बन रहा होगा प्रोडक्ट, तो 1 डिग्री वाले केस में हमारे पास क्या करेंगे, 1 डिग्री वाला प्रोपोर्शन है कितना, आप बोलोगे 6 है ये प्रोपोर्शन, अपॉन टोटल कितना हो गया 13.6 इंटू 100। तो इस तरह से आप जब परसेंटेज पूरा निकाल लोगे, जिसका ज्यादा परसेंटेज वो मेजर, जिसका कम परसेंटेज वो माइनर। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये जब 2 डिग्री वाले को सॉल्व करोगे तो ये परसेंटेज कैलकुलेट होने पाएगा 55, तो ऑब्वियसली इसका फिर दूसरे वाले का 45 आएगा।
भाई टोटल तो 100 हो सकता है, अगर दो ही का निकालना है तो एक का निकाल लो, दूसरे का 100 से माइनस कर दो, या अगर आप ज्यादा ज्ञानी हो तो आप कैलकुलेशन कर लो, कोई इशू नहीं है, दोनों की इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जैसे मान लो इसी तरह से मैं एक टिपिकल कंपाउंड ऐसे लिख देता, CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमारे पास H, यहाँ पर CH2, यहाँ पे CH3, और मैं कहता कि क्लोरीनेशन कराओ। तो आप बोलते सर क्लोरीनेशन कराएंगे तो तीन तीन प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों? रीजन, भाई 1 डिग्री वाला कार्बन अवेलेबल है, ये रहे 1 डिग्री वाले, बिल्कुल, तो किसी भी 1 डिग्री पे अटैक कर सकता है, सॉरी ये 1 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है, तो इस 2 डिग्री पे अटैक कर सकता है। और 3 डिग्री भी अवेलेबल है, ये 3 डिग्री भी अवेलेबल है, यानी कि जब क्लोरीन अटैक कर रहा होगा, सबसे पहले क्लोरीन किसी एक 1 डिग्री वाले पे, किसी एक मान लो आपने ऐसे दिखा दिया, एक पॉसिबल प्रोडक्ट आपने दिखा दिया कि इधर पे अटैक कर गया, आप कहोगे एक और बनेगा 2 डिग्री वाले पे भी, यानी CH3 CH, यहाँ जो CH है, CH2 जो जो भी है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा बेटा, कौन सा? 3 डिग्री वाले पे भी प्रोडक्ट बनेगा। आई होप कि सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी कि 3 डिग्री वाले पे भी प्रोडक्ट बनेगा। अगर बेटा कोई भी आपको इश्यू आ रहा है तो आप तुरंत अभी पूछ लेना, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट सर आप कैसे बना रहे हो, कि आपने तीन तीन प्रोडक्ट लिख दिए, तो ये 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, और ये हमारे पास ये 3 डिग्री वाला। अब तीन प्रोडक्ट बने, अब तीन प्रोडक्ट में मैं पूछूं कौन सा कितना बना होगा, कौन मेजर कौन माइनर, कौन सा मेजर कौन सा माइनर, ध्यान से सुनना सभी लोग कि मेजर माइनर कैसे डिसाइड करना है, सबका ध्यान जरा इधर हो जाए। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, जितने कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट नहीं बेटा, जितने डिग्री के कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट, जितने डिग्री के, जैसे 2 डिग्री का था, 1 डिग्री का था, और 3 डिग्री, तीनों अवेलेबल थे। अगर केवल 1 और 2 होते तो एक बनता 1 डिग्री वाला, एक बनाते 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पर 1 डिग्री वाला किसी में भी दिखा सकते थे, इन तीनों में किसी में भी दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 डिग्री वाला दिखाओगे तो यही बन सकता था, 3 डिग्री वाला यही बन सकता था। ये हमारे पास एक्सट्रीम लेवल का एग्जाम्पल है। ध्यान से सारे लोग बात को सुने, ध्यान से सारे लोग बात को सुने बेटा। देखो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन बेटा 3, 3 6, 3 9, टोटल हमारे पास कितना के 3 + 3 + 3, टोटल 9 1 डिग्री के हाइड्रोजन है। 2 डिग्री के अगर मैं हाइड्रोजन पूछूं तो आप बोलोगे सर ओनली 2 दिखाई दे रहे हैं। 3 डिग्री के हाइड्रोजन पूछूं तो आप बोलोगे सर ओनली एक ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री, ये हमारे पास एक ही दिखाई दे रहा। तो अगर मैं पूछूं इनका प्रोपोर्शन, तो फिर प्रोपोर्शन के लिए आप कहोगे सर रेशियो, रेशियो कितना होता है 3:1 का, 3:1 का रेशियो कितना चलता है, 3:1 के लिए रेशियो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के लिए रेशियो कितना चलता है, अब लोग सर 5, 3.8 और 1, ये रेशियो हमको याद होना चाहिए। अब प्रोपोर्शन की बात करें चलो 1 डिग्री के, तो 1 डिग्री है कितने टोटल, आप बोलोगे सर 9, मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 1 से कर दूं। अगर मैं पूछूं 2 डिग्री के लिए तो मैं क्या करूं, भाई 2 डिग्री के हैं कितने, 2 हैं, 2 डिग्री के कितने हैं बेटा, 2 हैं, इसका प्रोपोर्शन कितना चल रहा, रेशियो कितना चल रहा, 3.8। अगर मैं पूछूं 3 डिग्री तो आप बोलोगे सर एक ही है, कितना प्रोपोर्शन चल रहा 5, तो ये कितना आ गया 9 × 9, इसको आप सॉल्व करोगे 7.6, ये आ जाएगा 5। अब जब टोटल आ चुका है 9, 7.6 और 5, क्या क्या आ गया, 1 डिग्री वाला कितना आया 9, 2 डिग्री वाला कितना आया आपके पास 7.6, 3 डिग्री वाला कितना आया 5। तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूं, पहले टोटल निकाल लूं, भाई टोटल चाहिए पड़ेगा डिनोमिनेटर में रखने के लिए, तो मैं अगर टोटल निकाल लूं इसका 9, 7, 16, 5, 21.6, तो अगर मुझे परसेंटेज चाहिए किसका 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री के लिए है कितना ये 9 अपॉन टोटल कितना है 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मुझे परसेंटेज चाहिए 2 डिग्री का तो मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू रखूंगा ऊपर, नीचे टोटल ही आएगा इंटू 100। और अगर मैं 3 डिग्री का रखूंगा, 3 डिग्री का परसेंटेज अगर मुझे चाहिए, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, तो मुझे 5 को ऊपर रखना पड़ेगा अपॉन में 21.6 इंटू 100, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो बेटा पूछ सकते हो। अनम, आर्यन, अश्विया, आशी, चर्चित, दीपशिखा, पलक, करण, मनु, नेहा, निकिता, नुपुर, पीयूष, प्रियांशी, ऋषिका,
सुजैन, यश, युवराज, बोलो बेटा, क्या आप सभी को ये चीजें समझ आ गई? एटलीस्ट थम्स अप से तो क्लियर कर दिया करो कि आपको समझ आया है या नहीं। क्लास में सोते नहीं रहना है, जागते रहना है। वेरी गुड, हाँ जाग गए सारे। हाँ, बोलो बोलो क्या डाउट है? समझ आ गया, ठीक है ठीक है, ओके ओके। हम्म बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं ना क्लास में? समझ आ गया क्या? अब आप मेजर माइनर प्रोडक्ट बना लोगे क्लोरीन के केस में, तो आपको क्या बात समझ में आई आज की क्लास में? आपको समझ आया कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीनेशन भी होता है, ब्रोमिनेशन भी होता है, और एल्केन्स का आयोडीनेशन भी होता है। फ्लोरीनेशन तो सीधे सीधे देखता है कि कौन ज्यादा अवेलेबल है। ब्रोमीन आयोडीन क्या करते हैं? सिलेक्शन देखते हैं भाई, इनका सिलेक्शन चल रहा है, ये ढूंढेंगे। जब तक सही कैंडिडेट ना मिल जाए तब तक ये, फिर मजबूरी में तो एक महात्मा गांधी होता है जो चलता है, एक रूल, कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो ये कर लेंगे सिलेक्शन, फिर लास्ट में नहीं कुछ नहीं मिला तो 1 डिग्री ही कर लेंगे। ठीक है, तो 3-2 ये हमारे पास 3-2-1 ऐसे चलेगा ऑर्डर, ठीक है। बट ये हमेशा इस ऑर्डर को ही ढूंढेंगे कि पहले 3 डिग्री वाला मिल जाए, नहीं मिलेगा तो 2 ढूंढ लो, नहीं मिला तो फिर मजबूरन 1 पे करना ही पड़ेगा। फ्लोरीन अटैक किस पे करेगा? ऑलवेज उस पे जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है। वाइल क्लोरीन 3 वाला भी, 2 वाला भी, और 1 वाला भी। अब जहां 3 वाला होगा ही नहीं तो नहीं बनेगा, 2 और 1 बनेगा, या ओनली 1 वाला होगा तो ओनली 1 बनेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट बनाएगा, किस परसेंटेज में बनाएगा उसके लिए आपको रेशियो याद रखना पड़ेगा। 5, 3.8 और 1 का, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आज की रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर बाद बोल दूंगा कि अपलोड हो चुकी है, तो जिसको चाहिए ले लेना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये समझाऊंगा आपको।